अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट और इसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड द लेक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. So part A contains introduction about musculoskeletal system and little overview of assessment. So part B is complete detailed overview lecture on assessment and disorders of musculoskeletal system or MSK. So let's get started. स्केलेटल मसल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड मसल्स. तो बोन्स में हमारे पास कुछ हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की, स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म की. ठीक है, जो कि अफेक्टेड बाय कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, पैराथायरॉइड, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजेंस, थायरोक्सिन एंड इंसुलिन, सम ऑफ हार्मोन्स एंड मिनरल्स वगैरह जो हमारी बोन की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में पार्ट प्ले करते हैं. तो हम बोन्स की बात कर लें तो बोन्स हमारी बॉडी में ह्यूमन स्केलेटल में 206 होती हैं जो कि प्रोवाइड करी होती हैं स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर सॉफ्ट टिश्यूज एंड फॉर्म कंप्लीट बॉडी. जैसे कि एक शेप बनाने में भी बोन्स जो है वो पार्ट प्ले कर रही होती हैं कंप्लीट बॉडी का. तो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वाइटल ऑर्गन्स को. वाइटल ऑर्गन्स में हार्ट, लंग्स, लिवर ये सब कुछ आ जाता है. और हम बात कर लें आगे इसके बारे में कि ह्यूमन स्केलेटन में हम जितनी भी बोन्स आती हैं उनको हमने डिवाइड किया हुआ है. यहाँ पर जो है नाम तो कुछ ही बोन्स के दिए हुए, लेकिन जब हम 206 की बात करते हैं ना तो हम बायलेटरली बात कर रहे होते हैं. ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड पे जितनी हमारी बॉडी डिवाइडेड है हम उसके हिसाब से बात कर रहे होते हैं. तो बोन्स की क्लासिफिकेशन हम बेसिस पे करते हैं, एक फंक्शन की बेसिस पे कर रहे होते हैं कि बोन कौन सी बोन किस तरह का फंक्शन प्ले कर रही है, और दूसरा उसकी शेप पर. तो शेप में अगर हम बात करें तो हमारे पास होती हैं लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स और शॉर्ट बोन्स आती हैं. ठीक है, लॉन्ग बोन्स में हमारे पास वो सारी बोन्स आ जाएंगी जो कि शाफ्ट कंटेन करती हैं. ठीक है, जो बोन शाफ्ट कंटेन करती हैं वो लॉन्ग बोन में आएंगी, पार्ट प्ले करती हैं. और लॉन्ग बोन के हम 3 पार्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, 2 एंड पार्ट होते हैं एपिफाइसिस और एक मिडिल पार्ट होता है डायफाइसिस जिसे हम शाफ्ट कह रहे हैं. और उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन हो गई हैं. और हम बोन्स की फर्दर टाइप्स के बारे में बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन्स भी होती हैं, जैसे लॉन्ग शॉर्ट बोन्स होती हैं तो हम उसको फर्दर डिवाइड कर रहे होते हैं. कॉम्पैक्ट बोन्स भी होती हैं, स्पंजी बोन्स होती हैं. कॉम्पैक्ट बोन्स होती हैं वो स्मूथ और डेंस होती हैं जो कि शाफ्ट जो है लॉन्ग बोन्स का फॉर्म कर रही होती हैं और उनकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो बना रही होती हैं दूसरी बोन्स की. ठीक है, शाफ्ट की नहीं, लॉन्ग बोन की नहीं, दूसरी बोन्स की जो है वो आउटर मोस्ट लेयर बना रही होती है कॉम्पैक्ट बोन्स. स्पंजी बोन जो है वो कंटेन कर रही होती है स्पेसेस लाइक स्पंज. जो हमारे पास नॉर्मल स्पंज यूज कर रहे होते हैं हम घरों में हमारे यूजुअली होता है तो उसमें छोटी छोटी सी स्पेसेस होती हैं, होल्स होते हैं. तो उसकी जो है रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारी बॉडी में कुछ बोन्स हैं जो कि स्पंज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, उसकी तरह दिख रही होती हैं. तो हमने उनको कहा है कि वो स्पंजी बोन होते हैं. तो वो स्पंजी सेक्शन जो होता है बोन का वो उसमें बोन मेरो प्रेजेंट होता है, वो कंटेन करता है बोन मेरो. तो बोन मेरो को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है उनके कलर की बेसिस पर, जैसे रेड और येलो बोन मेरो. तो रेड बोन मेरो जो है वो फ्लैट बोन्स में पाए जाते हैं. फ्लैट बोन्स हमारी स्टर्नम, रिब्स, इलियम जो कि ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं और हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, येलो बोन मेरो की अगर हम बात करें तो ये जो है शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, कंटेन्स करता है फेट एंड कनेक्टिव टिश्यूज. फेट अगर हम येलो बोन मेरो की बात करें तो फेट भी हमारा येलो ही होता है, इसी वजह से रिप्रेजेंट कर रहा होता है येलो कलर, तो हमने उसे येलो बोन मेरो कहा है. ठीक है, अब हमने बोन्स जब 2 से 3 बोन एक दूसरे से मिलकर आर्टिकुलेट करती हैं तो हम उसको जॉइंट कह रहे होते हैं उस पार्ट को. ठीक है, तो जॉइंट्स जो है वो होल्ड करती हैं स्केलेटन को टुगेदर व्हाइल अलाउइंग बॉडी टू मूव. जब तक जॉइंट बॉडी में फॉर्म नहीं हुआ होता तब तक आपके बॉडी मूव नहीं कर सकती, क्योंकि बोन आर्टिकुलेट ही नहीं हुई तो कोई भी किसी भी तरह की मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी. मूवमेंट प्रोड्यूस करने में बॉडी की लिगामेंट और टेंडन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो जॉइंट्स की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, हम लिगामेंट्स और टेंडन को थोड़ी देर में डिस्क्राइब कर देते हैं फर्दर स्लाइड्स में. तो जॉइंट्स जो है हमारे पास 3 टाइप के होते हैं. ठीक है, साइनार्थरोसिस, एम्फियार्थरोसिस, डायार्थरोसिस और साइनोवियल जॉइंट्स. साइनार्थरोसिस जॉइंट्स वो होते हैं जो कि इमोबाइल होते हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते वो.
एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, जैसे हमारे स्कल। एम्फियाथ्रोसिस स्लाइटली मूवेबल होते हैं, उनमें ज़्यादातर हमें मूवमेंट, जैसे रेंज ऑफ मोशन की कुछ डिग्रीज होती हैं, 0 to 360 या 180 डिग्री तो है मूवमेंट हमें दिख रही होती हैं रेंजेस में। तो वर्टिकल जॉइंट्स में इतनी ज़्यादा हमें मूवमेंट प्रोवाइड नहीं हो रही होती है, तो हम वो स्लाइड मूव करती हैं, तो इसीलिए हमने उन्हें एम्फियाथ्रोसिस से जो है इनकी क्लासिफिकेशन में ऐड किया हुआ है। डायआर्थ्रोसिस और साइनोवियल जॉइंट्स वो जॉइंट होते हैं जो कि फ्रीली मोबाइल होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, जैसे शोल्डर और हिप। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट जो है वो ऑल लिम्स की आर्टिकुलेशन में देखा जाता है, जैसे कि लिम्स हमारी जो है वो हमारी आर्म और लेग्स को हम लिम्स या पेरिफेरीज कहते हैं। तो ये जो है इनकी जो सरफेसेस है ना, आर्टिकुलेशन जॉइंट की सरफेसेस कवर हुई भी होती हैं कार्टिलेज से, और जॉइंट की जो कैविटी होती है वो टफ फाइब्रस टिश्यू से जो है कैप्सूल या टिश्यूज कह लो, एक कैप्सूल फॉर्मेशन हो रही होती है टफ टिश्यूज से, फाइब्रस टिश्यूज से। तो वो एक कैविटी फॉर्म कर रहे होते हैं, और वो कैविटी जो है वो एक साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइन हुई भी होती है, और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है प्रेजेंट, जो कि असिस्ट कर रहा होता है जॉइंट की मूवमेंट में, और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है जॉइंट को, ताकि सडन ट्रोमा वगैरह से प्रोटेक्शन दे रहा होता है। लेकिन अगर कोई हाई लोड का ट्रोमा हो जाए तो फिर वो ब्रेक भी हो जाता है आर्टिकुलेशन। तो लिगामेंट्स की बात करते हैं, लिगामेंट्स भी मूवमेंट में असिस्ट कर रही होती हैं, और जॉइंट के जो दो बोन्स के दरमियान जो कनेक्शन हो रहा था ना, जैसे कि दो बोन्स आपस में मिलकर आर्टिकुलेट हो रही हैं, तो उनको आर्टिकुलेट करने के लिए एक बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रिक्वायर्ड है, ताकि बोन टू बोन जो है वो कनेक्शन हो सके, तो वो लिगामेंट प्रोवाइड करता है। लिगामेंट्स जो है वो या तो लिमिट कर रहे होते हैं मूवमेंट को, या इनहांस कर रहे होते हैं मूवमेंट को, ठीक है। अगर लिगामेंट ना हो तो हमें जो एक प्रॉपर वे में मूवमेंट्स मिल रही होती हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, तो ये हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जॉइंट्स के दरमियान जो है वो आर्टिकुलेशन खराब होगी, तो जॉइंट अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो ऐसे ही जैसे उसको आएगा वो मूवमेंट करने लग जाएगा। इसलिए लिगामेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि एक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के थ्रू प्रॉपर वे में जॉइंट्स में मूवमेंट प्रोड्यूस हो। ये जॉइंट को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ भी इन्हांस कर रहे होते हैं। और टेंडन्स की अगर हम बात करें, तो टेंडन्स जो होते हैं ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बैंड होते हैं, मसल के एंड पार्ट होता है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है मसल्स टू बोन, ठीक है। मसल जब तक बोन के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक इतनी कोई मूवमेंट होगी ही नहीं। मसल मास जो है उसके अंदर रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स, ये सब मौजूद होते हैं जो कि मूवमेंट प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो इसीलिए मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करना, कनेक्ट जो कर रहा होता है वो टेंडन्स होते हैं, जो कि एनेबल करते हैं बोन टू मूव एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स की भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। स्केलेटल मसल अलाउ करते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स को, और स्मूथ मसल्स जो हैं वो कंट्रोल्ड इंटरनल मैकेनिज्म, जैसे मसल्स इन द ब्लैडर वॉल, जीआईटी, वेन्स, वेसल्स वगैरह में जो हमें मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, या फिर हमारे ऑर्गन से जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। कार्डियक जो है वो इनवॉलंटरी होते हैं, ये हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं कार्डियक मसल्स, इसीलिए हमने इनको कार्डियक में ही अलग से एक कैटेगरी बना ली है। तो स्केलेटल मसल 600 होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ थिक बंडल्स ऑफ पैरेलल फाइबर्स, ईच मसल फाइबर मेड अप ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स स्ट्रैंड्स होते हैं रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमेयर्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट विद द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, द मोर फाइबर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट द स्ट्रॉन्गर द मसल कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम ओल्डर अडल्ट की बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस आती हैं ड्यू टू एजिंग प्रोसेस। जैसे जैसे एज जो है वो इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं, और बॉडी के चेंजेस के साथ साथ बोन्स की फॉर्मेशन या उनके फंक्शन में या उनकी रेंज ऑफ मोशन में भी चेंजेस आने लगती हैं डिक्रीज एक्टिविटी की वजह से। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है किसी ह्यूमन बीइंग की, तो वो रेस्ट की तरफ ज़्यादा जाने लगता है, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कर देता है, या नॉर्मली आप देख लो कि कुछ तो करते ही नहीं है, बहुत ही सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो चुका है, या तो सारे दिन लेटे ही रहना या सारा दिन बैठे रहना। उनके अंदर ज़्यादातर ये चेंजेस होती हैं जिनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। लाइफ स्टाइल फैक्टर, लाइफ स्टाइल जो है वो भी बहुत ही पार्ट प्ले करता है मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस की होने की वजह जो है वो
लाइफस्टाइल भी है। तो ओल्डर अडल्ट में जो चेंजेस आ रही होती हैं वो लॉस ऑफ बोन मास इन ओल्डर वुमेन, बोन की जो डेंसिटी है वो डे बाय डे कम होती चली जाती है ओल्डर वुमेन में। जॉइंट और डिस्क कार्टिलेज डिहाइड्रेट हो जाते हैं, कॉजिंग लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से होने लगती हैं ये चीज़ें। हमारी जो है डाइट भी आजकल वैसी नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी, तो हमें इतने मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते कि आगे जाके एजिंग प्रोसेस जब होने लगती है बॉडी के अंदर तो हमारी बोन्स को जो है वो उस तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके जो कि नॉर्मली हमारी यंगर एज में होती है। ठीक है, तो जॉइंट स्टिफनेस, लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन भी होने लग जाता है क्योंकि डिस्क और कार्टिलेज जो है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ओल्डर अडल्ट में कुछ और चेंजेस होती हैं जैसे कि स्टूप पोस्चर, चेंजिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूप पोस्चर जैसे झुकने वाली पोजीशन होती है, आगे बंदा जो है फॉरवर्ड मूव कर जाता है, लीन कर जाता है स्टैंडिंग पोजीशन में भी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाती है उसकी, तो उनका जो है ज़्यादा रिस्क होता है फॉल का, गिरने का ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं कि वो किसी भी टाइम गिर सकते हैं। एंडोक्राइन चेंजेस आने लगती है, कॉज स्केलेटल मसल एट्रोफी, मसल टोन भी डिक्रीज होने लग जाती है। तो फर्दर हम अब जो है असेसमेंट की तरफ आते हैं। तो असेसमेंट में हमारे पास हेल्थ हिस्ट्री होनी चाहिए, पेशेंट की जो है कंप्लीट हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए कि वो किस प्रॉब्लम के साथ आया है, उसको कब प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुआ है, प्रॉब्लम का ऑनसेट हमें पूछना होगा, उसकी हिस्ट्री लेनी होगी। रिलीजिंग अग्रीवेटिंग फैक्टर्स हमें उससे पूछने होंगे कि कौन सी ऐसी है जो फैक्टर्स हैं जो कि आपको रिलीफ दे देते हैं आपके प्रॉब्लम से। चीफ कंप्लेन वही जो उसकी मेजर कंप्लेन है कि उसे बॉडी में किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम हुई है, तो वो आपको बताएगा। इफेक्ट्स ऑन डेली लाइफ एक्टिविटीज, ADLs, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, प्रिसिपेटिंग इवेंट्स जैसे ट्रोमा, जो मेजर कंप्लेन या चीफ कंप्लेन पेशेंट लेके आया है वो किस वजह से हुआ है, उसके कॉजेज क्या हैं, क्या वो मतलब चेंजेस इन ओल्डर एडल्ट में जो हो रही थी MSK की उसकी वजह से हुआ है या कोई ट्रॉमा इसका रीज़न है। तो हम उसे कम्प्लीटली एग्जामाइन करेंगे, पेन की लोकेशन को, उसकी ड्यूरेशन को कि उसका ऑनसेट क्या है, किस वक्त मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, वो रेडिएट कर रहा है या नहीं, रेडिएशन कैरेक्टर मतलब शार्प, डल और बर्निंग टाइप का पेन, मतलब पेन की सेंसेशन हम पूछेंगे कि वो किस तरह से है। रेडिएटिंग कैरेक्टर मतलब जैसे कि जो पेन है वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह तो नहीं जा रहा, क्योंकि यूजुअली जो कार्डियक या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनका पेन कार्डियक से रेडिएट करके शोल्डर जॉइंट पर भी जा रहा होता है, तो हम उससे वो भी पूछेंगे और फिर उस पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछेंगे कि उसको हो किस तरह से रहा है। पेन्स एंड नीडल सेंसेशंस मतलब नमनेस होने लगती है, शार्प या डल पेन, तो हम उससे सब कुछ पूछेंगे। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि पेन की जो इंटेंसिटी उसको बढ़ा देते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ या वो फैक्टर्स जो कि पेन की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं सॉरी, तो हम उससे वो भी पूछेंगे। और एलिविएटिंग, अब इंक्वायर अबाउट फीवर, हमें उससे फीवर के बारे में पूछना है, वो कितनी जल्दी फटीग हो जाता है, फटीग मतलब थक जाना कितनी जल्दी हो जाता है, उसकी वेट के बारे में चेंजेस पूछेंगे, क्योंकि वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, अगर वेट लॉस या वेट गेन है तो कितने अरसे में उसने कितना वेट लॉस किया है या कितने अरसे में उसने कितना वेट गेन किया है, वो सब हम पूछेंगे। जो लोकेशन वो पेन की बता रहा है उसके बारे में हम जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे, मतलब देखेंगे कि रैश तो नहीं आया हुआ, उसकी कलर चेंजेस देखेंगे और अगर स्वेलिंग है तो हम वो भी चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हम पेशेंट की करेंगे, MSK के पेशेंट की, तो उसमें आ जाएगा पोस्चर, गेट, एबिलिटी टू वॉक विद और विदाउट असिस्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस मतलब वॉकेज होती हैं या चेयर्स होती हैं, व्हील चेयर्स जो भी हैं। एबिलिटी टू फीड, टॉयलेट एंड ड्रेस सेल्फ, कि वो खुद जो है वो ड्रेसिंग कर सकता है, ड्रेस चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, जो मेकओवर जो भी है वो कुछ। मसल का मास और उसकी सिमेट्री देखेंगे। उसके बाद मसल के ग्रेडिंग होती है, मतलब ग्रेडिंग मसल स्ट्रेंथ कि किस ग्रेड पर एक जो है ये मसल जो है टेस्टिंग के ग्रेड्स होते हैं, 5 हमारे पास ग्रेड्स होते हैं,
0 to 5 6 स्टेज होते हैं बेसिकली, ठीक है। 0 में नो कॉन्ट्रैक्शन, पैरालाइज्ड पेशेंट होगा, उसके मसल्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, वो टोटली बेड रिडन होगा। जो ग्रेड 1 का पेशेंट होगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन फील तो हम कर रहे होंगे, लेकिन उसकी लिम्ब की मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब होगी नहीं जितनी हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। 2 पैसिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन में मतलब वो मूव तो कर पा रहा है लेकिन उसको असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो कंप्लीट खुद ही जो है एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहा कोई भी एक्टिविटी। और ग्रेड 3 फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब पेशेंट जो है वो एक्टिवली कोई भी रेंज ऑफ मोशन खुद ही परफॉर्म कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी वो खुद ही कर सकता है, हाँ, लेकिन उससे फिर भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। जैसे हम जो है यूजुअली अगर नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो वो ग्रेड 3 पर लाई करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं होती है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आजकल उतनी रही नहीं है, तो इतने ज़्यादा स्ट्रेंथन होते नहीं हैं। तो बिना फिर भी इसके बाद भी हमें असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही अपने सारे काम कर रहे होते हैं। तो ग्रेड 4 पे फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस। फुल रेंज ऑफ मोशन आ रही होती है लेकिन हम उसे थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ये चेक करने के लिए कि वो हमारे रेजिस्टेंस को बियर कर सकता है या नहीं। 5 पर फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट फुल रेजिस्टेंस, हम कंप्लीट रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि वो मूवमेंट ना करे लेकिन वो उसके बावजूद कर जाता है। तो वो अलग अलग जो है वो ग्रेडिंग के हिसाब से हम मसल्स की स्ट्रेंथ का पता कर रहे होते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस टू एवेल्युएट मसल स्ट्रेंथ, हम पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे, अलग अलग मसल ग्रुप हैं और उसके हिसाब से हम उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। अगर आईज और उसकी लिड्स के हम करेंगे कॉन्ट्रैक्शन या उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी होगी तो हम उसे कहेंगे क्लोज आई टाइटली। फेशियल मसल्स की अगर हमें एक्टिविटीज मतलब या स्ट्रेंथ चेक करनी होगी तो ब्लो आउट चीक, स्टिक आउट टंग, इसे स्माइल करने के लिए हम बोल देंगे। तो नेक के बारे में ये डिफरेंट जो है हम उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। नेक के लिए पुट चिन ऑन चेस्ट, अपनी चेस्ट को जो है वो चिन को जो है वो चेस्ट की तरफ मूव करो। लुक अप एट सीलिंग, ऊपर देखो। टच ईयर टू द शोल्डर, लेटरली हम नेक को मूव करवा रहे होते हैं ताकि हमारा जो ईयर है वो शोल्डर के साथ टच करे। नॉर्मली अगर आप करेंगे तो आपकी भी अगर तो आप जिम जाते हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर कोई यूं ही है जैसे कि नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह होती नहीं है और वो टच करने की कोशिश करेगा तो नेक और शोल्डर के दरमियान डिस्टेंस रह जाएगा। डेल्टोइड मसल मतलब जैसे आर्म के मसल जो हैं अगर हम उसको चेक करना होगा हमें तो हम उसे कहेंगे होल्ड आर्म्स अप। बाइसेप ट्राइसेप मसल्स जो हैं वो पोस्टीरियर टू द आर्म। बेंड आर्म स्ट्रेंथन स्ट्रेच योर आर्म। रिस्ट के मसल्स, अगर हमें रिस्ट के मसल ग्रुप को चेक करना है तो हम ऐसे इंस्ट्रक्शंस देंगे बेंड हैंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फिंगर्स के मसल्स ग्रुप को चेक करना है तो शेक हैंड, मेक अ फिस्ट, स्क्वीज नर्सिस फिंगर, स्प्रेड फिंगर्स। ग्लूटियल एंड लेग के मसल्स को चेक करने के लिए हम उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे अल्टरनेटिवली क्रॉस लेग्स व्हाइल सिटिंग, स्ट्रेटन लेग। एंकल एंड फुट के मसल्स के लिए हम उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे बेंड फुट अप एंड डाउन। रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है हमें तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन, अडक्शन। और इसके अलावा दूसरी भी रेंज ऑफ मोशन होती है, जैसे अगर हम रिस्ट की बात कर लेते हैं तो रिस्ट की रेंज ऑफ मोशन में हम एल्बो की रेंज ऑफ मोशन में हम बात करेंगे तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन हमें मिलती है, अल्नर डेविएशन, रेडियल डेविएशन मिलती है और जो है हमें सुपिनेशन, प्रोनेशन मिल रही होती है। रिस्ट पर हमें अल्नर और रेडियल डेविएशन मिल रही होती है। और फिंगर्स में भी हमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन की मूवमेंट्स मिल रही होती हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है अब हम जो है फर्दर प्रोसेस अप्लाई करेंगे जिसमें हम इंस्पेक्ट और पाल्पेट करेंगे बोन को, जॉइंट्स फॉर विजिबल डिफॉर्मिटीज, टेंडरनेस और पेन, किसी जो एरिया बता रहे हैं उसकी हम चेक करेंगे। स्वेलिंग, वार्म्स एंड रेंज ऑफ मोशन, जिस जॉइंट में उससे पेन है या जिस एरिया में पेन है उसके इर्द गिर्द अगर हम कोई जॉइंट है तो हम उसकी रेंज ऑफ मोशन भी चेक करेंगे। असेस एंड कंपेयर करस्पॉन्डिंग जॉइंट्स, जो भी जॉइंट अगर हम एल्बो जॉइंट को हमें जो है असेस करना है, उसकी एग्जामिनेशन करनी है तो हम शोल्डर जॉइंट को भी असेस करेंगे और उसको स्टेबलाइज भी करेंगे ताकि, या रिस्ट जॉइंट को हम करेंगे ताकि इसका इफेक्ट जो है एक्सरसाइज या ट्रीटमेंट पैटर्न के दौरान या असेसमेंट के दौरान दूसरे जॉइंट पर ना आए। पाल्पेट जॉइंट्स, नीज एंड शोल्डर फॉर क्रेपिटस। हाँ, never attempt to move a joint past normal range of motion or past point where patient experiences
pain. Bulge sign and Bellotman sign used to assess for fluid in the knee joint. Thomas test performed when hip flexion contracture suspected. डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारे पास आ जाते हैं ब्लड टेस्ट, आर्थ्रोसेंटेसिस, एक्सरे, बोन डेंसिटी स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड एंड बोन स्कैन. तो हियर इज द फर्स्ट पार्ट, मतलब पार्ट ए ऑफ मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट एंड डिसऑर्डर्स जो है वी हैव डन येट. तो इसकी फर्दर जो डिसऑर्डर्स है ना, असेसमेंट का हमने शॉर्ट ओवरव्यू ले लिया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का ओवरव्यू ले लिया है. अब हम इसके फर्दर असेसमेंट और डिसऑर्डर्स को हम पार्ट बी में कवर करेंगे, जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी. आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरी या कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम. मैं अपना जो है इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. तो आपको जो भी मुझसे पूछना हो आप पूछ सकते हैं. Thanks for watching. Like plus share plus subscribe to my channel for further videos.